नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी की इस व्याख्यान श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जीनी अंत्यक्रिया के कुछ नए विषयों के साथ मैं ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब तक हमने पढ़ा कि जीन अंत्यक्रिया या जीन इंटरेक्शन वास्तव में क्या है, कि जब दो या दो से अधिक जीन मिलकर किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, उसके मध्य आपसी एक अंत्यक्रिया होती है। दोनों जीन दो अलग अलग विस्थलों पे या लोकस पे उपस्थित होते हैं, जिसमें कोई एक जीन किसी दूसरे जीन के लिए प्रबल हो सकता है या एपिस्टेटिक हो सकता है, जबकि दूसरा जीन उसके सापेक्ष हाइपोस्टेटिक या अबल जीन होता है। इस प्रकार की जीनी अंत्यक्रिया के अंतर्गत हमने सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन यानी पूरक जीन, संपूरक जीन, इसके बारे में चर्चा की थी। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए आज हम एक चौथी प्रकार की जीन इंटरेक्शन की मैं यहाँ पर बात करूँगा, जिसको दोहरी प्रभावी अंत्यक्रिया या द्विक जीन्स कहते हैं, अर्थात डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन और डुप्लीकेट जीन्स कहा जाता है। दोहरी प्रभावी अंत्यक्रिया या द्विक जीन वास्तव में क्या हैं, कि मान लीजिए कि जब किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो या दो से अधिक जीन पार्टिसिपेट करती हों, या मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो जीन्स की बात कर रहे हैं, दो जीन को लेकर चल रहे हैं, अर्थात किसी एक लक्षण के निर्धारित करने में जब दो जीन भाग लेती हों और उनमें से कोई एक जीन ही अपनी प्रभावी अवस्था में उस लक्षण को प्रकट करने में समर्थ हो, तो ऐसी अंत्यक्रिया डुप्लीकेट जीन या द्विक जीन्स कहलाती है। अर्थात उस लक्षण के प्रकट होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो दोनों जीन प्रभावी या डोमिनेंट अवस्था में उपस्थित हों। उनमें से अगर कोई एक भी जीन अपनी प्रभावी अवस्था में होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस अवस्था में उपस्थित हो तो वह लक्षण प्रकट हो जाता है। इस प्रकार की अंत्यक्रिया दोहरी प्रभावी अंत्यक्रिया कहलाती है। अर्थात यहाँ पर दोनों जीन जो हैं वो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की अप्रभावी जो रूप है उसके प्रति प्रबल हैं, इसीलिए इसको दोहरी प्रभावी अंत्यक्रिया या डुप्लीकेट जीन कहा जाता है, क्योंकि दोनों जीन ही हैं वो समान रूप से उस लक्षण को प्रकट करने में समर्थ हैं। द्विक जीन्स या डुप्लीकेट जीन्स का अध्ययन जो है वो सर्वप्रथम 1914 में सर्वप्रथम जॉर्ज एच सल ने किया था। एक सामान्य खरपतवार सेप्शेला वंश की एक पादप है जिसकी जाति शेफर्ड पर्स पर वो प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार के इंटरेक्शन के दौरान उसने देखा कि F2PD में जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो यहाँ पर 15:1 प्राप्त होता है, अर्थात 15:1 प्राप्त होता है। ये 15:1 किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस कारण से ये प्राप्त होता है, इसका जब एनालिसिस किया गया या उसका विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि इस प्रकार के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो जीन भाग लेती हैं और उसके मध्य का जो इंटरेक्शन है वो एक विशेष प्रकार का इंटरेक्शन है जिसको बाद में द्विक जीन कहा गया। वास्तव में क्या होता है, शेपर्ड पर्स नामक पादप में दो प्रकार के फल या हम कह सकते हैं सीड कैप्सूल पाए जाते हैं। इसमें एक जो सीड कैप्सूल है वो ट्रायंगल शेप का होता है, त्रिभुजाकार आकृति का होता है, जबकि दूसरा जो सीड कैप्सूल बनता है वो लट्टू के आकार का या अंडाकार आकृति का कैप्सूल बनता है। दोनों प्रकार के जो फलों वाले पादप लिए गए प्रयोग के दौरान और उनके मध्य संकरण करवाया गया, अर्थात त्रिभुजाकार कैप्सूल वाले पादप का संकरण एक लट्टू आकार के कैप्सूल वाले पादप से करवाया गया। F1PD में जो पादप प्राप्त हुए वो सभी त्रिभुजाकार के ही थे, अर्थात उन सभी पादपों के जो सीड कैप्सूल थे वो ट्रायंगुलर शेप थे। जब इन F1PD के पादपों के मध्य अंतः प्रजनन करवाया गया या इन्हीं पादपों के मध्य इंटरकोर्स करवाया गया, तो उसके बाद में जब F2PD प्राप्त हुई तो F2PD में देखा कि जो जितने भी 16 जो जाइगोट बनते हैं या 16 पादप प्राप्त होते हैं, उनमें से 15 ऐसे पादप हैं जिनके सीड कैप्सूल ट्रायंगल शेप के हैं, जबकि एक पादप ऐसा है जिसका सीड कैप्सूल लट्टू आकार का होता है। अर्थात F2PD में यहाँ पर लक्षण प्ररूप अनुपात या फिनोटाइपिक रेशियो 15:1 प्राप्त हुआ। जब इसका एनालिसिस किया गया, जब विश्लेषण किया गया, तो ये देखा गया कि यहाँ पे सीड कैप्सूल के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो जीन उत्तरदायी हैं, जिसको यहाँ पर जीन ए और जीन बी से प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कोई भी एक जीन अपने प्रभावी अवस्था में अगर मौजूद है, उसकी एक सिंगल कॉपी भी अगर अपने डोमिनेंट स्टेज में मौजूद है तो सीड कैप्सूल ट्रायंगल जो शेप का ही बनता है। लेकिन अगर दोनों ही समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में जब मौजूद होती हैं, उसी अवस्था में सीड कैप्सूल अंडाकार या लट्टू आकार का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो P1 पेरेंट 1 है उसका जीनोटाइप कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B है,
तो हम आसानी से कह सकते हैं कि उसका सीड कैप्सूल ट्रायंगुलर शेप होगा। दूसरा जो पेरेंट है जिसका जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो उसका जो जीनोटाइप इस प्रकार का होने के कारण ये एक टॉप शेप का या हम कह सकते हैं लट्टू आकार का सीड कैप्सूल बनाएगा। जब इन दोनों पादपों के मध्य संकरण करवाया गया तो F1PD के पादपों का जो जीनोटाइप है वो विषम युग्मजी दोहरा विषम युग्मजी है, कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। और चूंकि यहाँ पर दोनों ही जीन की एक एक कॉपी है वो डोमिनेट स्टेज में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप के फ्रूट बनाएंगे, ट्रायंगुलर शेप का सीड कैप्सूल होगा। जब ऐसे पादपों के मध्य आपस में संकरण करवाया गया तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो जीनोटाइप बनते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि या हम कहेंगे कि कोई भी जीनोटाइप जिसमें कम से कम एक जीन अपनी उसकी एक कॉपी या उसका एक एलील अगर डोमिनेंट स्टेट में है तो निश्चित रूप से उसका जो सीड कैप्सूल है वो ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। तो यहाँ पर केवल मात्र एक जीनोटाइप ऐसा है जिसमें दोनों जीन जो हैं वो समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में मौजूद हैं। बाकी सारे जितने भी जीनोटाइप हैं उसमें कम से कम एक जीन की एक कॉपी कम से कम अवश्य रूप से वो अपने डोमिनेंट स्टेट में है, यानी कैपिटल फॉर्म में अवश्य रूप से प्रेजेंट है। इस कारण से जो 16 जो जाइगोट हैं उसमें 15 जाइगोट या 15 पादप ऐसे होंगे जिसका सीड कैप्सूल त्रिभुजाकार होगा, जबकि एक पादप ऐसा होगा जिसका सीड कैप्सूल लट्टू आकार का होगा। अगर हम इसका बायोकेमिकल पाथवे देखें तो हम कह सकते हैं कि जीन ए है वो एक एंजाइम ए का निर्माण करता है, उसी प्रकार जीन बी है वो एक एंजाइम बी का निर्माण करता है। उन दोनों का क्रियाधार सेम है। क्रियाधार एक प्रिकर्सर जो है, प्रिकर्सर पे चाहे एंजाइम ए क्रिया करे अथवा एंजाइम बी क्रिया करे, उत्पाद समान प्राप्त होता है। तो अगर कोई जीन ए अपने उसकी एक सिंगल कॉपी भी अगर कैपिटल फॉर्म में या डोमिनेट स्टेट में है तो एंजाइम ए का निर्माण होगा। उसी प्रकार से अगर जीन बी की एक सिंगल कॉपी भी अगर उसकी डोमिनेट स्टेट में है तो एंजाइम बी का निर्माण होगा। दोनों में से कोई भी एंजाइम अगर उपस्थित है तो क्रियाधार प्रोडक्ट में बदल जाएगा और जो सीड कैप्सूल है उसका आकार ट्रायंगल होगा। और केवल एकमात्र एक ऐसी स्थिति होती है जब दोनों ही जीन अपनी रेसेसिव फॉर्म में हो, अर्थात स्मॉल ए और स्मॉल बी की सिचुएशन हो। ऐसी स्थिति में ना एंजाइम ए बनेगा ना एंजाइम बी बनेगा, तो ऐसी स्थिति में क्रियाधार प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सीड कैप्सूल हैं वो ओवॉइड शेप में या अंडाकार या लट्टू आकार के रहेंगे। बाकी सभी प्रकार के जीनोटाइप के फलस्वरूप उत्पाद बनेगा और सीड कैप्सूल ट्रायंगुलर शेप में ही बनेंगे। तो इस प्रकार का जो जीन इंटरेक्शन जिसमें से दो जीन भाग लेते हैं और कोई भी एक जीन अपनी प्रभावी अवस्था में उस लक्षण को प्रकट करने में समर्थ होता है, द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 15:1 प्राप्त होता है। इसके बाद में एक और जीन इंटरेक्शन की यहाँ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस प्रकार का जो ये जीन इंटरेक्शन है इसको प्रभावी एवं अप्रभावी अंतःक्रिया, डोमिनेंट एंड रेसेसिव इंटरेक्शन कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई एक लक्षण है जिसको निर्धारित करने के लिए कोई दो जीन भाग लेते हैं, जिसको हम जीन ए और जीन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जीन बी किसी लक्षण प्ररूप को प्रदर्शित करता है, लेकिन जीन ए उस जीन बी के प्रभाव को संदमित कर देता है। तो जब भी जीन ए अपने कैपिटल फॉर्म में मौजूद होता है तो जीन बी अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में जीन ए अपनी डोमिनेंट स्टेट में हो, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में जीन ए का लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होगा। जीन बी का लक्षण प्ररूप तभी प्रदर्शित होता है जब वह कैपिटल फॉर्म में हो और उसके साथ जीन ए अपनी रेसेसिव फॉर्म में मौजूद हो। लेकिन जब दोनों ही अपनी रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तब जीन ए का लक्षण प्ररूप ही प्रकट होता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई जीन ए है उसका प्रभावी एलील अपनी समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी अवस्था में हो तथा दूसरा जीन बी अपने अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में एक समान लक्षण प्ररूप ही प्रकट होगा। लेकिन दूसरा लक्षण प्ररूप तब प्रकट होगा जब जीन बी अपनी प्रभावी अवस्था में हो और उसके साथ जीन ए अपनी अप्रभावी अवस्था में मौजूद हो। इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझना होगा। मुर्गों में एक प्रजाति होती है लेगहॉर्न कुक्कुट या लेगहॉर्न जो मुर्गे हैं, उसमें
पिच्छक या उसके जो फीदर्स हैं उसका कलर सामान्यतः श्वेत होता है या वाइट होता है, लेकिन कुछ जो उसमें जो कुक्कुट है उसमें पिच्छक का रंग रंगीन भी दिखाई देता है। यहाँ पर जो फीदर्स के कलर के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो जीन पार्टिसिपेट करते हैं। एक जीन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा जीन जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में क्या होता है, जीन सी है वो फीदर्स को कलर्ड बनाता है, कलरफुल बनाता है, लेकिन जीन आई है वो एक इनहिबिटरी जीन है जो जीन सी के लक्षण के प्रकट होने का संदमन कर देता है, अर्थात जीन सी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता। तो यहाँ पर जब भी जीन आई अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो जीन सी का करैक्टर प्रदर्शित नहीं होगा, अर्थात जीन सी का लक्षण तभी प्रकट होगा यानी पंख तभी रंगीन दिखाई देंगे जब जीन आई अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद हो और उसके साथ जीन सी अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो। तो इस एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं एक पेरेंट या एक ऐसा नर जो मुर्गा है जिसका जीनोटाइप कैपिटल आई कैपिटल सी है। चूँकि यहाँ पर जीन आई अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है, इसलिए ऐसे जो मुर्गे होंगे उनके फीदर्स का जो कलर है वो वाइट होगा यानी ये श्वेत होंगे। दूसरा जो पेरेंट है जिसमें दोनों ही जो जीन है वो अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद है यानी स्मॉल आई और स्मॉल सी की यहाँ पर स्थिति है। तो चूंकि यहाँ पे आई जो है वो अपने रेसेसिव फॉर्म में है लेकिन उसके साथ सी भी अपने रेसेसिव फॉर्म में है, तो सी अपने रेसेसिव फॉर्म में होने के कारण यहाँ पर भी कलर प्रदर्शित नहीं होगा यानी जो फीदर्स हैं वो वाइट ही होंगे, वाइट कलर के होंगे। तो ये भी एक वाइट फीमेल हम कह सकते हैं मुर्गी है। जब इसके मध्य संकरण करवाया तो F1PD में जो संततियाँ प्राप्त होती हैं वो सभी कलर्ड होती हैं, वाइट होंगी। यहाँ पे भूल से मैंने इसको कलर्ड लिख दिया है, ये वाइट होंगी क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आई मौजूद है। तो कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल सी यहाँ पर ये स्थिति बनती है। तो इस प्रकार के जीनोटाइप में भी चूंकि आई जो है वो अपने डोमिनेंट स्टेट में है, इस कारण से वो सी के लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देगा और जो मुर्गे होंगे उनकी जो फीदर्स होंगे वो वाइट कलर के होंगे यानी ये भी वाइट होंगे। जब इस F1PD के जो जीव हैं उनके मध्य आपस में संकरण करवाया जाता है तो चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। चारों प्रकार के युग्मक नर युग्मक होंगे, उसी प्रकार से चार प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे। जब इनके मध्य निषेचन होगा तो यहाँ पर 16 जाइगोट बनते हैं जिसके 9 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप होंगे। तो यहाँ पर मैं जीनोटाइप लिख रहा हूँ, एक साइड में फिनोटाइप लिख रहा हूँ। हम आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं अब कि जहाँ पर भी कैपिटल आई होगा, चाहे वो एक अपनी सिंगल कॉपी में हो अथवा उसकी डबल कॉपी हो, वहाँ पर सी का लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा और जो मुर्गे होंगे वो श्वेत रंग के होंगे, अर्थात उनके जो पंख हैं वो श्वेत रंग के होंगे। तो 9 में से 7 जीनोटाइप ऐसे होंगे जिसके फलस्वरूप जो फिनोटाइप होगा वो वाइट कलर का होगा। ये 7 जीनोटाइप यहाँ पे लिखे हैं, कैपिटल आई कैपिटल सी क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आई है। दूसरा जो जीनोटाइप है उसमें भी आप देख सकते हो उसमें भी कैपिटल आई मौजूद है। तीसरे में भी कैपिटल आई है, चौथे में कैपिटल आई है, पाँचवें में कैपिटल आई है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो 6 नंबर का जो जीनोटाइप है यहाँ पर स्मॉल आई है लेकिन साथ में स्मॉल सी है। दोनों ही जो सी हैं वो स्मॉल यानी रेसेसिव फॉर्म में है, इसलिए सी का कैपिटल फॉर्म में नहीं होने के कारण यहाँ पर भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा और जो फीदर है वो वाइट कलर के होंगे। 7वां जीनोटाइप यहाँ पर भी कैपिटल आई है। तो ये 7 जीनोटाइप ऐसे हैं जिसके कारण से जो फीदर्स का कलर है वो वाइट होगा। 2 जीनोटाइप ऐसे होंगे जिसको हमें लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है स्मॉल आई स्मॉल सी और जो ये है इसमें स्मॉल आई कैपिटल सी। पहला जो जीनोटाइप है जिसमें स्मॉल आई कैपिटल सी है और दूसरे में स्मॉल आई कैपिटल सी है। तो यहाँ पर सी की कम से कम एक जो कॉपी है वो कैपिटल फॉर्म में है यानी सी है वो अपने डोमिनेंट स्टेट में है। इस कारण से यहाँ पर जो फिनोटाइप होगा वो फिनोटाइप दूसरे प्रकार का होगा, यानी अब जो पंख होंगे वो कलर्ड होंगे, रंगीन होंगे। तो इस प्रकार का जीन इंटरेक्शन है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के लक्षण को प्रदर्शित होने नहीं देता है। तो इस प्रकार का जीन इंटरेक्शन जो है जिसको प्रभावी एवं अप्रभावी अंतःक्रिया कहते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव इंटरेक्शन, यानी जीन बी के साथ जो जीन ए है वो अपने प्रभावी फॉर्म में उसके साथ अंतःक्रिया करता है, जबकि जीन बी का अप्रभावी यानी स्मॉल बी जो फॉर्म है उसके कारण से भी वही लक्षण प्रकट होता है, इसलिए इसको प्रभावी एवं अप्रभावी अंतःक्रिया कहा जाता है। इसका अगर हम बायोकेमिकल पाथवे देखें
तो इसके बायोकेमिकल पाथवे को हम इस प्रकार से एनालिसिस इसका कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जीन आई जो है वो एक एंजाइम बनाता है, जिसको हम एंजाइम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसा कोई उत्पाद बनाता है जिसको हम लिख सकते हैं आई के फॉर्म में। जीन सी है वो एक एंजाइम बनाता है, जिसको एंजाइम सी यहाँ पर हम लिखा है। एंजाइम जो सी है वो एक क्रियाधार जो वाइट सब्सटेंस है या श्वेत रंग का जो क्रियाधार है उसको वो एक उत्पाद में बदल देता है जो रंगीन होता है। लेकिन जब जीन आई मौजूद होता है या उसका जो प्रोडक्ट एंजाइम आई मौजूद होता है तो वो जीन सी का संदमन कर देता है, अर्थात वो एंजाइम सी के साथ जुड़ जाएगा। एंजाइम आई जो है वो एंजाइम सी के साथ जुड़ जाता है और एंजाइम सी को क्रिया करने से रोक देता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाधार है वो उत्पाद में नहीं बदल पाता। फलस्वरूप जो मुर्गे हैं उनके फीदर्स का जो कलर है वो वाइट ही रहता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति या ऐसा कोई भी जीनोटाइप जहाँ पर जीन आई अपने कैपिटल फॉर्म में या डोमिनेंट स्टेट में हो तो आई का प्रोडक्ट बनेगा जो एंजाइम सी के साथ जुड़ जाएगा और एंजाइम सी को क्रिया करने से रोक देगा, अर्थात उसको लक्षण प्रकट करने से वो संदमित कर देता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर जो जीन आई है वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, अर्थात वो रेसेसिव फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ में जीन सी भी अपने रेसेसिव फॉर्म में है। तो ऐसी स्थिति में एंजाइम सी का निर्माण नहीं होगा। एंजाइम सी का निर्माण नहीं होगा तो निश्चित रूप से क्रियाधार उत्पाद में नहीं बदल पाएगा। अब चाहे एंजाइम आई उपस्थित हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तीसरी स्थिति वो होगी जब एंजाइम आई नहीं होगा, अर्थात जीन आई अपने रेसेसिव फॉर्म में होगा और जीन सी अपने कैपिटल फॉर्म में या हम कह सकते हैं डोमिनेंट स्टेट में होगा। ऐसी स्थिति में जीन सी से एंजाइम सी का निर्माण होगा, फलस्वरूप क्रियाधार उत्पाद में बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा फिनोटाइप या कलर्ड जो फीदर्स का जो फिनोटाइप है वो प्रदर्शित होगा। तो ये जो इंटरेक्शन है जिसका इसका फिनोटाइपिक रेशियो हम देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर जो 13:3 का प्राप्त होता है, अर्थात 13 जाइगोट ऐसे होंगे, 16 प्रत्येक 16 में से 13 जो संततियाँ ऐसी होंगी जिसके फीदर्स का कलर वाइट होगा, जबकि 3 संततियाँ ऐसी होंगी जिनके फीदर्स का कलर जो है वो रंगीन होगा। तो ये 2 प्रकार के जीन इंटरेक्शन मैंने आपको बताया। इसके साथ ही जीन इंटरेक्शन का ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। जितने भी टाइप की जो जीन इंटरेक्शन मैंने डिस्कस किए हैं उसको आप बुक की सहायता से पढ़ना, उसमें जितने भी जो एग्जाम्पल्स आपको किताब में मिलते हैं या क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलते हैं उसको हल करने की कोशिश करना, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद में मल्टीपल एनालिसिस में एक जो उदाहरण है वो मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। मल्टीपल एनालिसिस क्या है इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं जब हम रक्त समूह के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि सामान्यतया मेंडल ने जिन विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, मेंडल ने देखा कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए किसी एक जीन के 2 ही युग्म विकल्पी समष्टि में मौजूद होते हैं, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता है। आज हम जानते हैं कि विभिन्न लक्षणों के निर्धारण के लिए समष्टि में किसी एक जीन के 2 से अधिक एलील भी पाए जाते हैं, जिसको मल्टीपल एलेलिज्म या बहुयुग्म विकल्पिता कहा जाता है। इसका उदाहरण मैंने रक्त समूह एबीओ जो ब्लड ग्रुप टाइप है मनुष्य में, उसको समझाया था मैंने कि किस प्रकार से 3 प्रकार के युग्म विकल्पी ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए मनुष्य में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खरगोश में अध्यावरण के रंग के लिए खरगोश की समष्टि में कुल 4 प्रकार के एलील पाए जाते हैं और 4 प्रकार के एलील जो उसके अध्यावरण के रंग को निर्धारित करते हैं उनके बीच में एलेलिक इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, यानी कि इन 2 एलील के मध्य अलग अलग प्रकार से एलेलिक इंटरेक्शन या युग्म विकल्पी अंतःक्रिया पाई जाती है। चूँकि हमें पता है कि 4 प्रकार के एलील हैं तो यहाँ पर कितने प्रकार के जो जीनोटाइप बन सकते हैं उसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था n × n+1/2। n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिल्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिल्स 4 हैं, तो 4 को हम n+1 यानी 5 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। यानी यहाँ पर 10 विभिन्न प्रकार के जो जीनोटाइप है वो बन सकते हैं। उस 10 विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप से क्या फिनोटाइप बनेगा यह डिपेंड करेगा कि उन 2 जीन्स के मध्य या उन 2 एलिल्स के मध्य किस प्रकार का इंटरेक्शन है और प्रत्येक एलिल किस प्रकार के अध्यावरण का जो है वो बनाता है, कैसा लक्षण प्ररूप को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जो एलील हैं पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ जो 4 एलील हैं उसमें एक को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल C जो एलील है वो एक रंगीन प्रकार का अध्यावरण बनाता है जो एक वाइल्ड टाइप है या जिसको एगाउटी भी कहते हैं। यानी इसकी उपस्थिति में
जो खरगोश का अध्यावरण है वो रंगीन बनता है, कलरफुल होता है, जिसको एगाउटी भी कह देते हैं। दूसरा जो एक एलिल है जिसको स्मॉल सी के ऊपर सी एच लिख कर प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हम सी एच बोलेंगे उसको, सी एच। ये जो एक है वो अलग प्रकार का एक अध्यावरण बनाता है जिसको चिंचिला टाइप कहते हैं। तो इस प्रकार का ये जो एलील उपस्थित होता है तो चिंचिला प्रकार का अध्यावरण बनता है, यानी चिंचिला लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होता है। तीसरा जो एलील है जिसको सी के ऊपर स्मॉल एच से लिख के प्रदर्शित किया गया है, यानी स्मॉल सी के ऊपर स्मॉल एच लिखा है, सी एच, जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो जब ये एलील मौजूद होता है तो ये एक रंजकहीन, यानी बाकी जो खरगोश की, इसको हिमालयी रंजकहीन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खरगोश की पूरी बॉडी तो रंजकहीन होती है, लेकिन कुछ स्थानों पे जैसे नाक के टिप्स हैं या कान हैं, वहाँ पर कुछ कलरफुल स्पॉट या धब्बे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्यावरण है वो हिमालयी रंजकहीन कहलाता है। तो हिमालय रंजकहीन को बनाने के लिए जो एलील है जिसको हम स्मॉल सी के ऊपर स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चौथा जो एलील है, उस चौथे एलील को यहाँ पर सी के ऊपर स्मॉल ए से लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार का जब एलील ये उपस्थित होता है तो अध्यावरण जो है वो रंगहीन बनते हैं, जिसको एल्बिनो या रंगहीन टाइप का अध्यावरण कहा जाता है। तो ये चार प्रकार के एलील जो चार विभिन्न प्रकार के लक्षण प्ररूप को प्रदर्शित करते हैं। अब इनके मध्य आपस में इंटरेक्शन क्या है, पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, जो कैपिटल सी जो है, कैपिटल सी या जिसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, वह कैपिटल सी डोमिनेंट है बाकी तीनों प्रकार के एलील पे। यानी कैपिटल सी डोमिनेंट है किस पे, सी एच पे भी डोमिनेंट है, वो सी एच पे भी डोमिनेंट है, और वो सी ए पर भी डोमिनेंट है। यानी इस कैपिटल सी के साथ अगर इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो ऐसी अवस्था में ये इस पे प्रभावी है, तो लक्षण प्ररूप किसका प्रदर्शित होगा, कैपिटल सी का लक्षण प्ररूप ही प्रदर्शित होगा, अर्थात अध्यावरण जो है वो रंगीन होगा, एगाउटी टाइप का होगा। दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ पे जो सी एच या हिमालय रंजकहीन का जो एलील है, ये हिमालय रंजकहीन का एलील डोमिनेंट है किस पे, सी स्मॉल ए पे, यानी जो रंगहीन टाइप का जो एलील है उसके ऊपर ये प्रभावी है। अर्थात सी एच जब भी उपस्थित होगा और उसके साथ में अगर सी ए उपस्थित है तो फिनोटाइप सी एच का होगा, अर्थात हिमालय रंजकहीन ही लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये बनती है, तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि जब भी तीसरा जो एक एलील है जिसको हम सी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपूर्ण प्रभावी है। इसको अपूर्ण प्रभावी यहाँ पे मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अपूर्ण प्रभावी है किस पर, ये अपूर्ण प्रभावी है सी एच पर, ये अपूर्ण प्रभावी है सी ए पर। यानी ये हिमालय रंजकहीन पर भी अपूर्ण प्रभावी है, और ये जो एल्बिनो टाइप का जो एलील है सी ए, उस पर भी अपूर्ण प्रभावी है। अर्थात जब सी एच के साथ में सी एच होगा या सी एच के साथ में सी ए होगा, तो यहाँ पर चिंचिला का जो लक्षण प्ररूप प्रदर्शित नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा कम, जिसको हम लाइट ग्रे कह देते हैं या हल्का धूसर कह देते हैं, इस प्रकार का लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर हम जो जीन इंटरेक्शन है उसकी हम बात कर चुके हैं। तो किस प्रकार से कैपिटल सी का बाकी जो एलील्स हैं उसके साथ कैसा इंटरेक्शन है, सी एच का बाकी एलील्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, सी एच का बाकी एलील्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, और सी ए का बाकी एलील्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा कि कैपिटल सी है वो सभी पे डोमिनेंट है, सी एच जो है वो सी ए पे डोमिनेंट है, लेकिन कैपिटल सी के साथ वो रेसेसिव फॉर्म में है। सी एच जो है वो कैपिटल सी के साथ रेसेसिव फॉर्म में है, लेकिन वो सी एच और सी ए के साथ वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है। सी ए जो है वो कैपिटल सी और सी एच यानी हिमालय रंजकहीन वाले एलील के साथ वो रेसेसिव फॉर्म में है, लेकिन वो सी एच के साथ वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को प्रदर्शित करता है। तो जब इन चार प्रकार के एलील से हमने देखा कि 10 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, इस 10 प्रकार के जीनोटाइप जो यहाँ पे दिखाए गए हैं उससे किस प्रकार के लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होंगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो ऊपर जो पहले मैंने 4 जीनोटाइप लिखे हैं, इन चारों जीनोटाइप में कैपिटल सी मौजूद है, तो निश्चित रूप से ये रंगीन वाइल्ड टाइप का या एगाउटी बनेगा। दूसरा जो एक जीनोटाइप है, एक जीनोटाइप जो है जिसमें सी एच है, तो ये चिंचिला टाइप का बनेगा निश्चित रूप से। तीसरे में मैंने 2 जीनोटाइप लिखे हैं, यहाँ पे एक जो है वो सी एच है,
दूसरा CCHCA है। चूंकि ये दोनों के साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है तो यहाँ पे एक तीसरे ही प्रकार का फिनोटाइप होगा जो लाइट ग्रे या हल्का धूसर होगा, तो चिंचिला से थोड़ा जो कम कलरफुल होगा। चौथा जो यहाँ पे जीनोटाइप है जिसमें CHCH और CHCA है, क्योंकि CH है वो CA पर डोमिनेंट है, तो ऐसी कंडीशन में इसका लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होगा, यानी हिमालय रंजकहीन की स्थिति होगी। और चौथा जो है सॉरी पांचवा जो एक जो जीनोटाइप का जो प्रकार है जिसमें CACA है, तो ऐसी स्थिति में रंजकहीन या एल्बिनो टाइप का फिनोटाइप प्रदर्शित होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के 4 जो एलिल्स हैं उसके कारण 10 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, और उस 10 प्रकार के जीनोटाइप में डिफरेंट प्रकार की एलेलिक इंटरेक्शन के फलस्वरूप 5 प्रकार के फिनोटाइप प्रदर्शित होते हैं। अब इनमें से हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके इसको समझ सकते हैं। एक जो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 लिखा है, इसमें एक जो हमने खरगोश लिया है वो हिमालय रंजक है, हिमालय रंजकहीन है, CHCH है। दूसरा जो खरगोश है, जो मादा खरगोश है, वो रंगहीन है, यानी CACA है, दोनों संयुग्मजीय अवस्था में है। जब इसके मध्य हम संकरण करवाएंगे तो एकल संकर संकरण का उदाहरण है ये। F1PD में सारे हिमालय रंजकहीन होंगे क्योंकि यहाँ पर CH है वो मौजूद है। F2PD में यहाँ पर 3 प्रकार का जीनोटाइप होगा, लेकिन फिनोटाइप चूँकि 2 ही प्रकार का होगा। जैसे प्रत्येक 4 में से 3 जो जीव हैं वो ऐसे होंगे जो हिमालय रंजकहीन होंगे, एक ऐसा होगा जो रंगीन होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, एक कलर जो है या रंगीन अध्यावरण वाले खरगोश का संकरण हमने एक चिंचिले अध्यावरण वाले खरगोश से करवाया है, दोनों संयुग्मजीय अवस्था में है। F1PD में हम उसका चूंकि कैपिटल C है वो डोमिनेंट है CCH पे, तो कैपिटल C का ही लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होगा। इसे F1PD और F2PD के लक्षण प्ररूप हम निर्धारित कर सकते हैं। तीसरे में हमने एक चिंचिले अध्यावरण वाले खरगोश का संकरण एक हिमालय रंजकहीन के साथ करवाया है, उससे भी हम F1PD और F2PD के जीनोटाइप और फिनोटाइप का निर्धारण कर सकते हैं। हम चूंकि जीन इंटरेक्शन या एलेलिक इंटरेक्शन इन सब के बीच में किस प्रकार का है इसको समझ चुके हैं, तो हम आसानी से इनके जीनोटाइप के बेस पे हम फिनोटाइप निर्धारित कर सकते हैं। तो ऐसा कैसा भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है और आप उनके मध्य के एलेलिक इंटरेक्शन को जानते हो और आनुवंशिकी के या मेंडल के मूलभूत नियमों को आप जानते हो, तो आसानी से आप चाहे वो जीन इंटरेक्शन हो अथवा एलेलिक इंटरेक्शन हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से उसका आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से जीन इंटरेक्शन हो चाहे एलेलिक इंटरेक्शन हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आगे अब कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।